बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम हाशमी और प्रोग्राम ब्रंच टाइम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी हाँ, आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रिश्ते को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा नाजुक और सबसे ज़्यादा आजमाइशों से गुजरता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वालिदैन और औलाद के रिश्ते की। नाजरीन, इस्लाम में बड़ा खूबसूरती से ये बयान किया गया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। तो क्या आज, लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि आजकल के दौर में क्या वालिदैन के साथ वो हुस्न सलूक किया जा रहा है? वो वालिदैन जिन्होंने अपनी रातों की नींदें उड़ाकर या जो है हम कह सकते हैं कुर्बान करके अपनी औलाद को पाला, उनको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन आज इस मसरूफ़ ज़िंदगी में क्या वो वालिदैन कहीं बहुत पीछे रह गए हैं? और वो औलाद जिनके लिए कभी वही वालिदैन पूरी दुनिया हुआ करते थे, लेकिन आज उनके दिमाग से उनका मकाम छूट गया है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है, जिस पे हमें बोलने की ज़रूरत है और जिस पे हमें कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें एक बहुत खूबसूरत कोट मैं ऐड करना चाहूँगी। एक बड़ी खूबसूरत सेइंग मैंने किसी माँ की पढ़ी थी कि कल इसने मेरी एक उंगली थामी थी, लेकिन आज इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो क्या वजह है ऐसी कि वालिदैन और औलाद के दरमियान इतना गैप आज क्रिएट हो चुका है, इतना खला आ चुका है कि वालिदैन और औलाद में आज बात भी नहीं होती, बातचीत भी नहीं होती। तो आज का प्रोग्राम एक छोटी सी कोशिश है रिश्तों को जोड़ने की, दिलों को जोड़ने की, क्योंकि इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये खला पैदा हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इन पर किस तरह से हम मोहब्बत से, प्यार से और बर्दाश्त से जो है हम जो है इस रिश्ते को दोबारा से जो है ज़िंदा कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारा साथ रहिएगा, अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा और हमें कॉल कीजिएगा और हमें बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में हम सबसे पहले वेलकम करते हैं अपनी कुकिंग एक्सपर्ट को। हमारे साथ मौजूद है मियाँ दिया, और मियाँ दिया एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज हमारे साथ लेकर आई। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की रेसिपी बहुत अनोखी है और बहुत मॉडर्न रेसिपी है, और ऐसे कह लें कि जो वर्किंग लोग हैं उनकी तो बस फेवरेट है, क्योंकि अगर आपको पराठे खाने का शौक़ है, नान खाने का शौक़ है, तो ये उनका एक हेल्दियर वर्जन है। और आज हम बनाएंगे सेवरी पैनकेक्स। तो सेवरी पैनकेक्स अगर आप चाहते हैं कि ग्लूटेन फ्री बनाएं तो उसमें भी एक अल्टरनेटिव मौजूद है। तो मैं आपको सबसे पहले इनके अज्जा बता देती हूँ। तो हमने लिए हैं कुछ सब्जियां ताकि हम इसे हेल्थी रखें। अगर आपके पास एक रात का बचा कुछ कीमा है या चिकन है या कोई बोटी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं पकी हुई। ये सारी सब्जियां हमने बहुत बारीक काटनी है, और अगर बारीक नहीं काटना चाहते तो इनको कद्दूकश कर लें। हमने लिया है थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन, हरी चिली, ग्रीन चिली और गाजर ली है, और आलू को भी हम कद्दूकश करेंगे और हम इसका बैटर बनाएंगे आटे के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि ग्लूटेन फ्री बनाएं तो बेसन ले लें आटे की जगह, और उतना ही जितना के मिकदार आटे की है उतनी ही सूजी ली है हमने, ताकि सूजी जो है वो बहुत फिलिंग होती है, आपको बहुत देर तक पेट भरा फील होगा और लंच टाइम तक भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और हम इसे मिक्स करेंगे दही के साथ, जो कि इसको फ्लफ़ी और मॉइस्ट रखेगी, और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। और जो स्पाइसेस हैं वो आप हस्बे जायका डालें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा माइल्ड रखें, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो उसमें रेड चिली डालें, काली मिर्च डालें, नमक, कुटा धनिया और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि ये पैनकेक्स की तरह फ्लफ़ी हो जाए। ज़बरदस्त मियाँ दिया, आप अपनी रेसिपी स्टार्ट करें और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जो ब्रंच टाइम है इसका मकसद ये है कि इसमें हम ऐसी ऐसी रेसिपीज़ लेकर आएँ जो आप ब्रेकफास्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप लंच और डिनर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मियाँ दिया आज जो रेसिपी लाई हैं उसको आप किसी भी टाइम इस्तेमाल करें, किसी भी टाइम आप जो है इसके साथ जो है इंजॉय कर सकते हैं। जी, आज हमारे साथ बड़े मोअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली के साथ हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से आजकल के जो बच्चे और वालिदैन हैं उनके दरमियान ये गैप हो रहा है, किस तरह से उनके दरमियान ये फासले हो रहे हैं और किस तरह से उसको कम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मरीम, कैसी हैं आप? खैरियत जी से? मैं और ठीक। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक पकड़ा है आपने। जी बहुत शुक्रिया, और आपकी भी डिस्कशन का हमें वेट रहेगा कि आज का जो ये बड़ा मौजू है बड़ा अहम है, और इस मौजू को हम इस बात से शुरू करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है वालिदैन और औलाद के दरमियान इस एक खला की, इस गैप की, और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं? इस पर हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको शुरू करूंगा मार्क ट्वेन की कोट से। मार्क ट्वेन एक बहुत बड़ा राइटर रहा है, बच्चों की किताबें हैकलबेरी फिन वगैरह उसने लिखी। वो कहता है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज सरप्राइज्ड
that my father knew nothing. And over the years, when I grew up, I saw the amount of knowledge that my father had gained through the years, and that made me surprised even more. ठीक है. सही. So ये यानी उसने ये नहीं कहा कि वक्त के साथ साथ मुझे अकल आ गई, कि मुझे पता चल गया कि मेरा माँ या मेरा जो बाप है वो मुझे कैसे गाइड कर रहा था. प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम जब हम ये जो सलाह बनने की एक बहुत बड़ी वजह है ना, वो ये है कि बच्चे ये समझते हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं पता, और माँ बाप ऐसे ही एक्ट करते हैं कि उनको वाकई कुछ नहीं पता. क्यों? क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि जैसे मैं बड़ा हुआ था, जैसे मेरी परवरिश हुई थी, मुझे वैसे ही करनी है अपने बच्चों की परवरिश. जबकि एक कॉल है, कुछ लोग उसको अली से मनसूख करते हैं, मुझे नहीं मिल सका उनके नाम से, बहरहाल वो कॉल बहुत अच्छा है कि अपने बच्चों की परवरिश वैसे करो जैसे उनका ज़माना है, नहीं कि जैसे तुम्हारा ज़माना था. मिन ज़मानी का लफ्ज़ उसमें कोट हुआ है. ठीक है ना. बात यह है कि ये हमारे यहाँ पर ना ये दोनों, हम शादी करते हैं एक्सीडेंटल, हम माँ बाप बनते हैं एक्सीडेंटल, हम पेरेंट्स के बनने के बाद बच्चों की हर साल में परवरिश कर रहे होते हैं एक्सीडेंटल. मेरे पास जब केसेस आते हैं पेरेंटिंग के इसी तरह के इश्यूज के, जी मेरा 5 साल का बच्चा, मेरा 6 साल का बच्चा, ये मसला है, वो प्रॉब्लम है, ये बीमारी आ गई है, तो जब मैं अभी रिसेंट एक केस कर रहा था तो वहाँ पर एक दादी भी बैठी हुई थी साथ मेरे उस सेशन के अंदर. तो वो दादी कहने लगी, मैंने उनको पूछा, मैंने बच्चों से पूछा, आई थिंक दे वर 32-33 ईयर्स ओल्ड, और ऐसे ही कोई 4 साल का बच्चा था उनका, कि जी बहुत एग्रेसिव है, बहुत ये है, बहुत वो है. तो मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछे. तो मैंने कहा, बेटा आपने शादी से पहले ये सोचा था कि हमने शादी क्यों करनी है? मैंने कहा नहीं, शादी तो करनी होती है. मैंने कहा फिर आपने पेरेंटिंग सीखी थी? मैंने कहा नहीं. अच्छा, उनमें से एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था. वो डॉक्टर थी और एक इंजीनियर था. तो मैंने कहा आप लोगों ने मेडिसिन और इंजीनियरिंग के काम ऐसे ही शुरू कर दिए, कहीं से इल्म सीख के आए थे? कहने लगे हाँ सीख के आए थे. तो मैंने कहा किसने रोका है कि पेरेंटिंग सीखते हैं, शादी सीखते हैं? तो उसकी दादी फौरन बोली, ले ये कोई बात है, ये कोई चीज़ है सिखाने वाली, हमने नहीं सिखाया इनको. मैंने कहा मेरी बहन, अगर आपने सिखाया होता, आपने इनकी वो सही परवरिश की होती, तो आज आपके ये बच्चे मेरे पास ना बैठे होते. राइट. सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें यही नहीं पता. अगर आज मैं यहाँ पर 99% लोगों से ये सवाल पूछूं कि आपका इस दुनिया में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो कहेंगे जहन्नुम से बचना. अगेन इट इज एन अवे स्ट्रेटजी. मैं कहता हूँ भाई, वजहुल करीम देखना मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, जब वजहुल करीम देखूंगा तो जाहिर है मैं जहन्नुम से तो बच ही जाऊंगा, तभी वजहुल करीम देख पाऊंगा ना. राइट. तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग को किसी ने कभी इन चीज़ों की तरफ क्लैरिफाई नहीं किया, कभी हमें किसी ने हमारा तवज्जो नहीं दिलवाई. और ये गैप, दूसरी जो इसकी रीज़न है, ये एक रीज़न थी. जो सेकंड रीज़न है इस गैप की, वो ये है कि माँ बाप बच्चों के साथ पेस अप नहीं कर रहे. ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, माँ बाप को लगता है कि यार ये तो बच्चों की चीज़ें हैं. बच्चों को लगता है कि माँ बाप बोरिंग हो गए हैं. जो लेक्चर यूट्यूब पे, बल्कि जिसको मैं कहता हूँ जो थर्ड पेरेंट है, जिसको हम मोबाइल कहते हैं ना, ये थर्ड पेरेंट है. तो जो थर्ड पेरेंट पेरेंटिंग कर रहा है, वो हर वो चीज़ उस बच्चे को दिखाता है जो वो बच्चा देखना चाहता है. ठीक है, वो सही है या वो गलत है, इसका फैसला बाद में होगा. बट जो वो बच्चा सुनना चाहता है, जो वो बच्चा देखना चाहता है, ये उसको दिखा रहा है. और इसकी मैं आपको एक क्लासिकल मिसाल देता हूँ कि अभी कल मेरे पास एक कॉल आई, मैं सिल्वा के लिए एक कोर्स भी करने जा रहा था, कि जी मैंने सब कुछ सीख लिया है, मुझे पता है कि इसमें क्या कुछ होना है, आप ऐसा करें, आप मुझे ये 4 चीज़ें सिखा दें और उसमें मुझे हिप्नोसिस भी डाल दें. मैंने कहा बेटा आपको पता भी है, आप ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैंने यूट्यूब पर देखा है, सबने मैंने चेक कर लिया है. फिर मैंने जब उसको एक्सप्लेन किया, वो सर पकड़ के बैठ गई बच्ची. कहती है ओहो अच्छा, ये हिप्नोसिस जो है सिल्वा में नहीं आता. मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आता. नहीं, लेकिन वो यूट्यूब पे एक साहब कह रहे थे, फलाने साहब, उसने नाम भी मुझे बताया. सो अब जो पेरेंटिंग भी हमारी, ये थर्ड पेरेंट जो कर रहा है, वो कैसी पेरेंटिंग कर रहा है? मैं अगर एज अ पेरेंट आज ये कहना कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस गलत है. टू मी इग्नोरेंस इज अ क्राइम, स्पेशली आज के ज़माने में. जितनी तेज़ी से मैं अभी पिछले दिनों ना मैं वो वर्ल्ड कप में गया हुआ था अफगानिस्तान टीम के साथ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट. तो वहाँ पर मेरी एक प्लेयर से बात हुई, तो एक सीनियर प्लेयर वहाँ बैठा था हमारे पाकिस्तानी. वो कहने लगा कि ये यार साइकोलॉजिस्ट ये सब ड्रामे हैं, हमारे ज़माने में तो ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती थी. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके ज़माने में टीवी चैनल कितने थे? एक. ठीक है, मैंने कहा आज
इतने सोशल मीडिया के चैनल्स हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। नहीं नहीं, इनको मजबूत होना चाहिए। अब ये एक पेरेंट भी नहीं है, ये कोच है जो ये बात कह रहा है, राइट? तो जी इमेजिन करें कि एक कोच की अगर ये थॉट है, तो जब वो पेरेंट होगा तो वो कैसे अपने बच्चों के साथ ब्रिज करे। थर्ड थिंग, हम ये समझते हैं कि दुनिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है। हम बच्चे को पैसा दे देंगे, राहत दे देंगे, सुकून दे देंगे, तो वो बच्चा हमेशा हमारा रहेगा। वो बच्चा प्लेजर हार्मोन तो पैदा करेगा, हैप्पी कभी नहीं रहेगा। बिकॉज हैप्पीनेस के लिए आज साइंस ने ये बात प्रूव कर दी है कि मतलब मैं अक्सर पेरेंट्स को ये बात कहता होता हूँ, रात को खास तौर पर जब आपका बच्चा सो रहा हो, ये जगह है फोरहेड के ऊपर, यहाँ उसको चूम के सुलाया करो। बिकॉज आपके सारे इमोशंस यहाँ फोरहेड में हमारे पड़े हुए हैं, फ्रंटल लोब के अंदर, ठीक है? हम बच्चे को ना सुलाने का टाइम देते हैं, ना बच्चे को हम उठाने का टाइम देते हैं। हम जब बच्चे को वो टाइम दे ही नहीं रहे हैं जो उस बच्चे के लिए आपके उस चॉकलेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि उस बच्चे का आपसे कोई रिलेशन बनेगा? और ये जुल्म हम पहले 7 साल में कर चुके होते हैं। फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ आर एक्चुअली द इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स। ये वो साल हैं जिनमें बच्चा स्पंज की तरह इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले रहा है। और बिल्कुल आप उस वक्त में, उन 7 सालों में हम बच्चे को टाइम नहीं देते, और अगर देते हैं तो वो हमारे लिए अम्यूजमेंट टॉय होता है, वो हमारे लिए प्लेइंग मेट नहीं होता। अच्छा, बहुत खूबसूरत आपकी डिस्कशन, और आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे रेज़ किए हैं, बड़ी अच्छी वजूहात आपने बयान की हैं। इन्हीं वजूहात में से आपने जैसे बात की है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए अपने बच्चों का एक टारगेट सेट करते हैं कि आपका ये गोल है, आपने ये करना है। हम ऐसा क्यों नहीं, हमारे चाहे हम करिकुलम की बात करें या हम ऐसे घरेलू तरबियत की बात करें कि हम बच्चों को पेरेंटिंग जैसे, क्योंकि न्यू पेरेंट्स बनते हैं, बड़े डिप्रेशन से गुजरते हैं, उनके लिए भी लर्निंग होता है। तो इस सारी वजूहात में डेफिनेटली पेरेंट्स ही गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे सफ़र करते हैं। जैसे आपने कहा कि फर्स्ट 7 years वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि पेरेंटिंग को बाकायदा डिस्कस किया जाए या पेरेंटिंग की क्लासेस होनी चाहिए? क्या तरबियत होनी चाहिए कि जिससे हम बेटर पेरेंट्स की तरफ हमारा रुझान हो सके? मरियम, ये प्री मैरिज काउंसलिंग, बल्कि मैं ये कहता हूँ इससे भी एक स्टेप पहले, राइट जब मैंने ये डिसाइड किया ना कि मुझे शादी करनी है, तो मुझे उस वक्त किसी मेंटर के साथ जाकर या किसी के साथ जाकर बैठकर सेशन करना चाहिए। पहले मुझे ये पता होना चाहिए यार मेरी अपनी क्या कमजोरी है, मैं शादी करने जा रहा हूँ, क्या मेरा एंगर मैनेजमेंट का इशू तो नहीं है, क्या मेरे अंदर कोई बड़ा खासा लुकीमिया के माइनर तो नहीं हूँ मैं, क्या मेरे अंदर कोई, मतलब मुझे अपने अगर आज आप किसी को कहें ना शादी से पहले यार तुम्हारा ब्लड टेस्ट होगा, अस्तगफिरुल्लाह, जी हमारा ब्लड टेस्ट होगा, मैं शादी करने जा रहा हूँ, राइट? जी तो पहले तो मुझे ये चीज़, ये पूरे का पूरा हमें सिस्टम समझना ज़रूरी है कि हम शादी करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या होने वाला है। सेकेंडली, उसके बाद जो पार्टनर आप चूज़ करने जा रहे हैं, वो पार्टनर चूज़ जब करने के बाद दोनों फैमिलीज़ के जॉइंट सेशन होने चाहिए कि यार अब आप फैमिलीज़ मिलेंगी, सिर्फ ये मियाँ बीवी की बात नहीं रहेगी। तो लेट बोथ द फैमिलीज मीट एंड हैव जॉइंट सेशंस कि शादी होती क्या है, शादी का मकसद क्या है, शादी के बाद हमारे कैसे इश्यूज आ सकते हैं। जॉइंट फैमिली में स्पेशली आपको पता है, जो जॉइंट फैमिलीज रहती हैं वहाँ पर बगैर वजह के मसाइल बनाए जाते हैं, बिल्कुल राइट? तो उनको कैसे हैंडल करना है। सास और भाऊ, मैं भाऊ कहता हूँ, तो वो भाऊ नहीं है, वो बहू है, उसको बहू रहने दो, ठीक जी है? तो सास को एहसास होना जरूरी है। तो ये चीजें जो है ना, ये सिखानी, एहसास और भाऊ को खत्म करके उनको एक्चुअल रिलेशनशिप में लाना, ये सीखना बहुत जरूरी है। सही फिर उसके बाद जब आपके निकाह होने के बाद, जब आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है, अगेन यू मस्ट सिट एंड अंडरस्टैंड कि अब होने क्या वाला है, क्या होगा, बच्चे आएंगे, हमने उनकी कैसे परवरिश करनी है। आपके बच्चों की एक गोल सेटिंग होनी चाहिए। मैं आपको उसकी एक मिसाल, 2 मिसालें देता हूँ। जी एक मैं देता हूँ मेरे अपने ज़माने जाहिलियत की। आई वॉज अ वेरी वेरी जाहिल इंसान, ठीक है, अ फ्यू ईयर्स अगो। मेरा बड़ा बेटा जब माशाल्लाह 22 साल का, जब वो 8-9 साल का था, मेरी बेगम ने मुझे कहा कि ये झूठ बोलने लगा है। अच्छा, ये दिस इज द रीजन व्हाई आई केम इनटू द फील्ड ऑफ माइंड साइंसेज। मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। सो मैंने बच्चे को बुलाया, मुझे किसी से मैंने मशवरा किया, उसने कहा यार जब बच्चे झूठ बोले ना, उनके मुंह में लाल मिर्चें डालो।
میں نے بچے کو بلا کے منہ کھلوایا, لال مرچوں کا چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈال دیا. اب میں نے سیکھا یہ تھا کہ بچے کو تمیز سکھانے کا, جھوٹ سے بچانے کا یہ طریقہ ہے. میں آج بھی اپنے بیٹے سے اس بات کی معافی مانگتا ہوں. اس بچے نے مجھے جس طرح دیکھا وہ ایسے تھا کہ ابا تو مجھے بڑا ہونے دے, میں تجھے بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ واز دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو می دس ریئلائزیشن کہ یہ بچہ ایک کلین سلیٹ تھی, اس پہ جو آڑی ترچھی لگی ہے, لکیریں لگی ہیں, وہ میں نے لگائی ہیں. اگر مجھے یہ سلیٹ صاف کرنی ہے تو ڈسٹر پہلے مجھے اپنے اوپر پھیرنا ہوگا, ٹھیک ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ ٹو گین نالج کہ پیرنٹنگ کیسے ہوتی ہے, بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ احساس ہمارے اندر آنا بہت ضروری ہے. سیکنڈ, جب ہم کیا اپنا یہ جو پیرنٹنگ کے لیے سوری اپنا شادی کے بعد بچے پیدا کرنے کا سوچتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے ان کی لائف پلان ہونی چاہیے. میری ایک تھیوری ہے, اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ میں وہ تھیوری آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ضرور جی. اس تھیوری کا نام ہے پپو تھیوری, ٹھیک ہے. پپو تھیوری یہ ہے کہ اگر ایوریج ایج ہے 60 ایئرس تو پپو پیدا ہوا اتفاق سے, حادثے سے. اب یہ پپو کی ہم نے پرورش شروع کی, پپو اسکول گیا, پپو کالج گیا, پپو یونیورسٹی گیا. اب پپو تقریباً 25 سال کا ہو گیا. اب 25 سال پہ پپو نے نوکری لی اور 30 پہ آ کے اس کو چھوکری مل گئی. اب اس 30 پہ چھوکری کے بعد پپو نے اگلا پپو پیدا کیا, پھر اگلا پپو تیار ہوا, اگلا پپو, اب پہلا پپو 60 کا ہو گیا, یہ والا پپو 30 کا ہو گیا. اب اس پپو کی شادی ہو جانی ہے, ٹھیک ہو گئی. نہ کوئی ایم ہے نہ کچھ اور. ہونا کیا چاہیے تھا کہ دیر از اے لائف وچ از پری میرج. شادی سے پہلے ہمیں یہ سوچنا تھا کہ مجھے کیسی بیوی چاہیے, میں نے بچوں کی پرورش کیسی کرنی تھی, مجھے آگے وہ کیسے لے کے جانا ہے. اینڈ دین دیر از اے لائف پوسٹ ڈیتھ. تو اگر میں نے پری میرج میں اپنے پلاننگ ٹھیک کی ہوتی, تو کیوں میری پلاننگ یہ تھی کہ مجھے پوسٹ ڈیتھ کے بعد صدقہ جاریہ چاہیے. تو جب میں نے یہ پوری کی پوری پلاننگ ٹھیک کی تو جب آپ بارش گرتی ہے تو وہ تمام زمین کو سراب کرتی ہے, چھوڑتی نہیں ہے. تو اگر میری یہ پلاننگ ٹھیک ہوتی تو جو میرے درمیان کے پپو کے 60 سال تھے یا 30 سال تھے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے, کیونکہ میرے آبجیکٹیوز کلیئر تھے کہ میں نے اپنے بچے کو کیسے بڑا کرنا ہے. اور اس کے لیے مجھے وہ رہنمائی کہاں سے لینی ہے, مجھے رہنمائی لینی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ان کی ذات سے, کہ وہ بچوں سے کیسے ڈیل کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. میں اس پہ ایک بڑا مزیدار واقعہ سناتا ہوں آپ کو. غزوہ بدر کا واقعہ ہے. جی. ایک صحابہ نے نا ایک بچے کو پکڑ لیا, 13-14 سال کا بچہ تھا, جو کفار مکہ کے ساتھ خدمتگار بچہ آیا ہوا تھا. اچھا, اس بچے نے کو انہوں نے پکڑ کے دے اسٹارٹڈ رفنگ ہم اپ, مطلب اس کو مارنا شروع ہو گئے, ڈانٹنا شروع ہو گئے, ڈرانا شروع ہو گئے کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ آئے ہیں اس طرف. اچھا, وہ بچہ جو ہے وہ سہم گیا, ڈر گیا. وہ جتنا اس کو مارتے تھے یا ڈراتے تھے اتنا وہ روتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے فوراً باہر نکلے اور آپ نے ان کو کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. اس بچے کو اپنے پاس بلایا, اس کو پیار کیا اور اس سے ایک سوال پوچھا. This is how you deal with children and this is how you ask the right question. اس سے کہا بیٹا یہ بتاؤ اونٹ کتنے ہیں. اب اس نے کہا 9 یا 10 اونٹ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اونٹ 100 بندوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا 900 سوار ہیں یا 1000 سوار ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ چیز جو اس بچے کو مار مار کے نہیں نکلوا سک رہے تھے وہ ایک سوال سے حکمت سے نکل آئی. بالکل بہترین. جی. یہ دیکھیں, جب آپ یہ چیزیں سیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اگر کسی آپ بچے کا پیٹ مر جائے تو ہم کیا کہیں گے, بیٹا چھوڑ دو اور لے دیں گے, بھول جا. بالکل ایسے ہی کریں گے. جی جی. دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے. یا ابا عمیر ما فعل نغیر, بڑی مشہور حدیث ہے, ٹھیک ہے. ابو عمیر سے پوچھتے ہیں کہ یا ابا عمیر تیرے پرندے کو کیا ہوا, نغیر کو کیا ہوا. نغیر اس کا پرندہ تھا, 2.5 سال کا بچہ ہے. وہ پرندہ مر گیا. بچے کی اس پرندے سے ایسوسیشن تھی, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ ٹریٹ ہم ایز اے چائلڈ, ٹھیک ہے. جب آپ سے کسی آپ کے پیارے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار وہ بے شک چلا بھی گیا ہے لیکن میرے پیارے کو یہ یاد کر رہے ہیں. جب ہم بڑوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھے الفاظ میں ان کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2.5-3 سال کے بچے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. Now this is how نبی صلی اللہ علیہ وسلم was a magnet for children, ٹھیک ہے. وہ بچے ان سے پرے نہیں بھاگتے تھے.
हम क्या है, हम पेरेंट तो बन रहे हैं, बट हम पता है कि कौन से पेरेंट बन रहे हैं? हम कह रहे हैं पे रेंट टू लिव विद मी। एग्जैक्टली जी जी। नहीं, हमारी तरबियत होना सबसे पहले बड़ी ज़रूरी है। हमें समझना है कि पेरेंटिंग एक्चुअली क्या है, और जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे हम बेहतरीन जनरेशन और बेहतरीन जो है नस्ल परवान चढ़ा सकते हैं। मियाँ दिया, आप कहाँ तक आपने आपके इंग्रेडिएंट्स पहुँचे, आप ज़रा बताइएगा हमारे देखने वालों को। मैंने इनकी सारी जो सब्जियां हैं उनको बारीक काट लिया, बल्कि मैंने तो कद्दूकश कर लिया है, क्योंकि वो फिर एक ही थिकनेस में रहेंगी और एक वक्त में सारी आसानी से पक जाएंगी। तो उन सारी सब्जियों को जो आपकी पसंद की है आप वो डाल सकते हैं। इसके अंदर चाहें तो स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं जो कि पहले से उबले होते हैं, और ये फटाफट उसके साथ बन जाएगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप मीट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मीट भी ऐड कीजिए। अब मैं इसका बैटर बना रही हूँ, और बहुत ज़्यादा लूज़ बैटर नहीं बनाना, तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें, कंट्रोल करें कि देखें कि आपको कितना ज़्यादा पानी इसके अंदर दरकार है, और कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होनी चाहिए कि ये अपने आप को होल्ड करे, बिल्कुल रनी ना हो। और हमने इसके अंदर डाली है सूजी, और सूजी का ये है कि पानी को बहुत ज़्यादा पी जाती है, जज़्ब कर लेती है, तो एकदम से फूल जाएगी। और थोड़ी देर इस बैटर को मिक्स करके रखेंगे, और इसको हेल्पिंग हैंड देने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला है। और बहुत खूबसूरत डिस्कशन हो रही है आपकी, और मैं एज अ मदर मैं ये कहूँगी कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे करती हूँ कि बैठ के डिस्कशन करते हैं। जो भी बात हो, घर में मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से आजकल का जो हमारे घरों में साइलेंट शोर है वो है सोशल मीडिया, कि हम उस पर बैठ जाते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, और अचानक से सारा टाइम निकल जाता है। और वो टाइम जो इतना कीमती है, जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं हमारी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, वो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हमारे हाथों से कैसे फिसल गया। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को, टेक्नोलॉजी के यूज़ को थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए, उस पर थोड़ी सी पाबंदी, क्योंकि हम इसे बच तो नहीं सकते, ये इस दौर का तकाजा है। तो क्यों ना हम उस पर थोड़ा सा नज़र रखें कि कहाँ टाइम जा रहा है, और बच्चों के लिए स्पेशल टाइम निकाला जाए। बेहतरीन मियाँ दिया, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है, और इस पे हम मोहम्मद अली साहब से ज़रूर पूछेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है आजकल का, जो हमारा टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत नई नई चीज़ें दिन ब दिन आती हैं। और बात ये है कि जब कुछ हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने पिछले दौर में ही जी रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें कि बच्चों से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो कुछ पेरेंट्स हिचकिचाते हैं, और हिचकिचा के वो क्या करते हैं, इतनी खुली बातचीत नहीं कर पाते। लाइक वो हम फ्रेंडशिप वे है वो उनके साथ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अदब का तकाजा नहीं है जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान पुराने दौर में हुआ करता था। तो उसके साथ क्या किया, उस गैप ने, टेक्नोलॉजी ने उस गैप को फिल कर दिया, उसकी जगह ले ली। तो बच्चे ज़्यादा मेरा ख्याल है कंफर्टेबल हैं टेक्नोलॉजी के साथ, रादर देन कि वो पेरेंट्स से बात करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी, बल्कि मियाँ ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट भी उठाया। मैं इसको ये कहता होता हूँ, आजकल के पेरेंट्स पता है क्या कहते हैं? जी टेक नो नो लो जी, ये कौन सी बात है, टेक नो लो जी, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेकअप कर दिया वर्ड्स को। होता ही है मरियम के, देखें, मैंने जैसे तो पहले भी ये बात की है कि हमें बच्चों से अगर कम्युनिकेट करना है तो हमें बच्चों की ज़ुबान समझनी है। अगर आज मुझे जेन ज़ी की ज़ुबान नहीं आती, मुझे उनकी स्लैंग नहीं आती, तो मैं उनमें मिसफिट हूँ, मेरी उनसे रेपो नहीं बनेगी। आज अगर मुझे ये मैं यूज़ करूँ ना करूँ, मेरे फ़ोन में स्नैपचैट नहीं है, मेरे बच्चों के फ़ोन में नहीं है, ठीक है, मैं यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि यार कौन सा, मुझे पता है। फॉर एग्जांपल, मेरे नज़दीक इस वक़्त अगर किसी ऐप को बैन कर हो जाना चाहिए तो वो स्नैपचैट है, सबसे खतरनाक तरीन दुनिया की ऐप है, ठीक है। उसके बाद टिकटॉक का नंबर आता है, ठीक ना। लेकिन अब अगर किसी पेरेंट को नहीं पता, तो वो तो यही समझेंगे ना, यार ये तो बड़ी सेफ है, फौरन चीज़ आती है और डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन चलें, हम मतलब नाम लिए बगैर भी हम इन ऐप्स की बात कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि देखें, ये चीज़ें आजकल के दौर की अहम ज़रूरत बन चुकी हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इन चीज़ों के साथ अपने बच्चों को कनेक्ट कर देते हैं। बच्चे, लगता है बच्चों को कि हम दूसरे बच्चों के साथ, हमारा कॉम्पिटिशन हो रहा है, या दूसरे बच्चों के साथ हम ज़्यादा गेट टुगेदर, हमारी ज़्यादा अच्छी से उनसे बॉन्डिंग हो रही है। ये जो सोशल मीडिया है, इसने बहुत अहम किरदार निभाया है इसमें। हाँ,
اگر یہ چیزیں آج کے دور کی ضرورت ہیں تو ان کو کس طرح سے ہم پازیٹیو وے میں لے سکتے ہیں، نیگیٹو وے میں لے سکتے ہیں، وہ ہم پہ ہے. ایز اے پیرنٹ ہم نے بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، ہم نے بچوں کو کس طرح سے بتانا ہے. ہمارا بہت اچھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. ناظرین آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کے کتنے پازیٹیو اور اہم پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کو پازیٹیو وے میں لیں. ٹائم ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو پروگرام برنچ ٹائم میں. برنچ ٹائم میں بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جائے. کیا وجوہات ہم نے ڈسکس کی ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس گیپ کو کم کر سکتے ہیں. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد علی صاحب میں ایک کویسچن بڑا اہم ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کچھ ان کا باہر کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، پیرنٹ کے ساتھ ان کا کنیکشن جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. بڑے پیرنٹس اس سٹیج پہ بہت چیزیں فیس کرتے ہیں کہ ان کو اس پیار اور محبت سے جنہوں نے پالا اپنی اولاد کو، لیکن جب وہ سٹیج پہ آتے ہیں تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارے ایک ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے اور بڑی پاکستان کا نامور شخصیت تھی پاکستان کی، اور جن کا انتقال ہو گیا تنہائی میں، اور یہ بڑا ایک دل کو تکلیف دینے والی بات ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور کیسے ہم اس چیز کو کم کر سکتے ہیں؟ کہ مریم اس کے دو اسپیکٹس ہیں. جی پہلا اسپیکٹ تو یہ ہے کہ جب پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دیتے شروع میں تو بچے بھی ان کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے. لیکن دس از ناٹ این ایکسکیوز فار یو ایز اے پیرنٹ ٹوڈے to not give time to your children and your elders, because کچھ بھی ہے آپ اس دنیا میں ان ماں باپ کے طفیل آئے ہیں، وہ سبب ہیں آپ کا اس دنیا میں آنے میں. اگر آپ آج چاہتے ہیں کہ ان کے از مکافات عمل غافل بشاؤ گندم از گندم برایا جاؤ از جاؤ، کہ فارسی کا یہ شعر ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر آپ گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ گندم بوئیں اور جو کاٹیں، رائٹ؟ سو اگر آپ واقعی ہی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کی اولاد، آپ کے بچے جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو بی دا چینج اور بی دی ایگزامپل دیٹ یو وانٹ ادرس ٹو فالو. ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے. ناؤ اگر آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ سختی کی، آپ کے ساتھ زیادتی کی، بقول آپ کے کیونکہ والدین زیادتی نہیں کرتے، وہ پیار کرنے کا ایک منبع ہے. میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کریں، ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب باپ بنو گے نا تو سمجھ آئے گی کہ کیا ہوتا ہے. اور میں کہتا تھا یار یہ ایک تو ہمیں ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں میں ایسا باپ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، مجھے یہ چیز بالکل غلط کہتے ہیں وہ، لیکن آج سمجھ آتی ہے کہ وہ ٹھیک کہتے تھے. جب انسان باپ بنتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اولاد کیا ہوتی ہے. اسی طرح جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، رائٹ؟ یہ جو بھی واقعہ جس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے، جی جی میں اس طرح کے کئی واقعات کو یہاں وٹنس کر چکا ہوں کہ وہ میرے پاس ابھی ایک میں ابھی کسی کے ساتھ ایک کیس کر بھی رہا ہوں. ہی از اراؤنڈ 85 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے، اینڈ سوری شی از اراؤنڈ 85 ایئرز اولڈ اینڈ شی از لیونگ آل الون. اس کے بچے اس کو پیسے بھیجتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، اس کے لیے نرس رکھی ہوئی ہے، اس خاتون کے لیے سب کچھ ہر فیسلٹی دی ہوئی ہے. اور یہ میں بڑے دردناک واقعہ سننے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور مطلب میں اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. فزیو تھراپسٹ الگ ہے، نرس الگ ہے، اور وہ خاتون اپنے زمانے میں ایک بڑی ہی وہ کہتے ہیں بھرپور زندگی والی ورکنگ وومن رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ خاتون یہ کہتی ہیں، ایک دن رونے لگ گئی، روتے روتے مجھے کہنے لگی میرے بچے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں جس طرح میں ان سے پیار کرتی تھی. میں نے کہا جی بالکل ڈیفینیٹلی، تبھی آپ کو اتنا کچھ رکھ کے دیا انہوں نے. کہتی ہیں ہاں میں بھی ان کو اتنا ہی کچھ رکھ کے دیتی تھی. میں نے 2 نینیز رکھی ہوئی تھیں، میں نے خانسامہ الگ رکھا ہوا تھا، سب فیسلٹیاں بچوں کو دی تھیں. آج میرے بچے مجھے وہی ریسیپریکیٹ کر رہے ہیں، مجھے سب فیسلٹی دے رہے ہیں. میں بچوں کے لیے نہیں تھی، بچے میرے لیے نہیں.
ये पॉइंट समझने वाला है। जबरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं बहुत सिंपल सा कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपको मैं जानती भी, हम जानते हैं, मेरी बहू भी माशाल्लाह। तो वो क्या कहना, मैंने तो यही सीखा, मैं बहुत ओल्ड भी हूँ, ठीक ही हूँ, मेरे मैं नानी परदादी क्या कहते हैं ये हूँ सब। माशाल्लाह। तो मैंने तो जो सीखा है अपने माँ बाप से, तो मैं सबको पहले ये कहती हूँ, जो हमने अपनी लाइफ में अपनी अम्मी अब्बू से, चाहे वो सिंपल थे, चाहे वो अनपढ़ थे, चाहे वो पढ़े लिखे थे, जो नसीहतें उनसे सीख के फिर हमारी शादियाँ की, पढ़ाया, अगर हम उतनी ही नसीहतें, उतनी ही अपने बच्चों को जो हमने खुद पैदा किए हैं माशाल्लाह, तो उनकी ये वाली एज में ज्यादातर हमें उनको पहले वो वाले सबक भी दें, ताकि हमारे खून में, हमारे मजहब में, हमारे हर तरीके में वो बच्चे कुछ ना कुछ अडॉप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे कि जो हमने अपने वालिदैन से सीखा, उससे फिर हमारी जिंदगी माशाल्लाह के बच्चों को सही चल रही है। लेकिन आज के ज़माने की अगर मैं बात करूं तो बहुत मुश्किल है। मैं आज के ज़माने की, मैं बहुत नानी दादी सब हूँ, लेकिन आज आगे मेरे बच्चे सब शादीशुदा, 3 बेटे की बेटी माशाल्लाह, औलादों वाले हैं, बेटी दादी बनी है माशाल्लाह। बच्चों की पढ़ाई सब कुछ करने में साथ साथ उनको अपनी इस्लामिक तरीके में शादी का भी बताएं। तो माशाल्लाह। मेरी तो ये है, आगे पता नहीं बात है। जी अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाया, आपके दर्जे बुलंद करे, क्योंकि माशाल्लाह इतना कुछ देखना और अपने इनके साथ रहना, रिश्तों के साथ, ये बहुत बड़ी अल्लाह सुब्हाना व तआला की नेमत है। मियाँ दिया जो है वो बड़ी एक्साइटेड है। मियाँ दिया भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी मियाँ दिया। मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरे खुद के भी 2 बच्चे हैं, और जो हम अपने घर में करते हैं वो ये है कि थोड़ा सा ऐसा टाइम स्पेंड करें जिसमें आप और बच्चे हों और टीवी ना हो, कोई टेक्नोलॉजी ना हो, और आप उनसे ये पूछिए उनका दिन कैसा गुजरा। और ये टाइम मैं और मेरे बच्चे करते हैं बेड टाइम, जिसमें तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा आप उनकी सुनते हैं, वो आपकी सुनते हैं, कोई कहानी हो जिसमें लेसन हो, और हमारे सहाबा की इतनी कहानियाँ जो हम शेयर कर सकते हैं, जिसमें से हम उनकी इमेजिनेशन को प्रोवोक कर सकते हैं कि उनके लिए लेसन हों लाइफ में, अगर वो इस सिचुएशन में आते हैं तो वो क्या करें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि बजाय कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, खुद मौजूद हो जाएं, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि हर एक के वक्त की कीमत है, और अगर लोग सोचते हैं कि इस वक्त को मैं अगर बेचूं तो उसमें क्या पैसे हासिल होंगे, बजाय कि मैं बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड करूं, या फॉर एग्जांपल खाना पकाऊं और अपने घर वालों को खाना खिलाऊं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें चेंजेस अगर हम लाएं। सही है जी मियाँ दिया, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह पर करें, टाइम की करें और या मनी की करें, ये आपकी चॉइस है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मेरा पॉइंट है, प्लीज आप। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त बच्चों को रोकें टोकें, या उनको हर वक्त एक डिक्टेटर बन के उनको हर वक्त बताते रहें। क्योंकि मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ कि मेरी वालदा जो थी, मतलब माँ बाप का एक रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी प्रैक्टिस से बच्चों के ऊपर साबित करें। जी जी। तो एक दफ़ा थोड़ा सा मैंने, क्योंकि मैं अबाया पहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जी। तो मैं थोड़े मेरे जो कपड़े थे थोड़े टाइट थे, फिर मुझे खाने के लिए टेबल पर बैठी तो मुझे अबाया उतारना पड़ा। सही। मैं बहन के घर थी, तो मेरी वालदा देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कपड़े नहीं अच्छे लग रहे हैं, ये कपड़े ना पहनो। तो मतलब उन्होंने मुझे इस तरह नहीं कहा कि मतलब मुझे बुरा लगे या मुझे इस तरह लगे। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को जो है ना बहुत तरीके से, बहुत अच्छे। और यहाँ पर ये बात है कि जब हम देखते हैं ना कि बच्चे पॉजिटिव वे में लेते हैं अपने वालिद और वालदा की एडवाइस को, वो बड़ा बड़ा ज़रूरी है। जी मोहम्मद अली साहब, आपकी गुफ्तगू को हम वहीं से जोड़ते हैं और आप बड़ा खूबसूरत एक वाक़या बयान कर रहे थे, बताइएगा प्लीज़। जी जी, तो वाक़या तो खैर वही बात है कि वो जो मैंने किया उसके बाद जो आपकी पहली कॉलर आई, उन्होंने उस वाक़ये का लुब्बे लुबाब ऐसा बताया कि सुभान अल्लाह के परनानी परदादी होकर भी अगर भरपूर घर में रह रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अ फैमिली नीड्स टू डू। नाउ जो हमारा मेन टॉपिक था ना कि जी अब रेमेडी की तरफ,
کہ بچے بڑے ہیں, 35-40 سال کا بیٹا ہے, 60-70 سال کی ماں ہے یا باپ ہے, ٹھیک ہے, تو اور ان کے درمیان میں گیپ نہیں ہے, وہ بیٹا اپنی بیوی یا بچوں کو ٹائم تو دے پا رہا ہے لیکن ماں باپ کو نہیں دے پا رہا. یہ آج کل کا ایک بہت بڑا یہ کامن ایشو ہے جو ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. تو اس میں میری پہلی بات جو ریکویسٹ ہے نا وہ بزرگوں سے ہے, ریمیڈی نمبر 1, پلیز ڈو ناٹ ریٹائر. میں اس وقت ایک کیس کر رہا ہوں, ہی 68 ایئرز اولڈ, بٹ جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہی از 98 ایئرز اولڈ. ہی ہیز گیون اپ آن لائف. 62 کی ایج میں وہ ریٹائر ہوئے اپنے کام سے, اور بچوں نے کہا ابو اب آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ گھر بیٹھیں, گھر بیٹھ کے ابو گارڈننگ کریں, ابو کو ڈرائیور دیا ہوا ہے, ابو نے مال جانا ہے, کچھ جانا ہے, بچے سب چیزوں کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں. نہیں کر رہے تو ان کو ٹائم اپنا نہیں دے رہے, اور یہ صاحب کوئی اور ایکٹیویٹی کر نہیں رہے, ڈپریشن میں چلے گئے, اتنے ڈپریشن میں چلے گئے کہ ہی وانٹڈ ٹو ٹیک ہز لائف, کہ یار میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, میں زندہ کیوں رہ رہا ہوں, بار بار ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں. Now, اگر وہ صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار آپ یہ کوئی کام کیوں نہیں کیا, نہیں آپ دیکھیں نا میں 60 کے بعد کام کرتا, اچھا لگتا. تو بھائی پہلی بات یہ ہے, آپ کو اپنے لیے آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک کام کر رہے تھے, تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے آپ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی رکھیں. ٹھیک ہو گیا. پھر بچوں کے ساتھ آپ جس طرح وہ میاں نے بھی بتایا بہن نے, کہ آپ بچوں کے ساتھ اپنے جو بڑے بچے ہیں ان کو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دینے جا رہا ہوں. میں اپنی والدہ کو میں نے یہ بات کلیئر کٹ کہی ہوئی ہے کہ امی میرے پاس اگر کبھی ٹائم نہیں ہوتا اور آپ کو میری کوئی ضرورت ہے تو آپ مجھے روکیں اور مجھے کہیں آئی نیڈ یور ٹائم, یہ کام مجھے کر کے آنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اگر میں نہیں کرتا میں گنہگار ہوں, آپ کا حکم آ گیا میں سب کام چھوڑ دوں گا. ہاں اگر میں اس وقت کہیں بزی ہوں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ امی 1 گھنٹے بعد آ جاؤں, 2 گھنٹے بعد آ جائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو میرے سے مطلب ہمارا آمنا سامنا نہیں ہو پا رہا کسی وجہ سے, میرے کے بھی ٹریننگ ہوتی ہے, سیشن ہوتے ہیں, تو میں رات کو لیٹ آیا, وہ لیٹ گئی, صبح میں جلدی نکل گیا, تو میں کہا مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں کہ آج مجھے آج شام کو بھی آپ کے سیشن کے بعد میں نے ابھی والدہ کو ڈینٹسٹ کے پاس لے صحیح, بہت خوب, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام اولاد کو کر یہ جانا ہے. ثابت قدمی وہ جو خود بھی ہے آ سکتی ہے, وہ ڈینٹسٹ دے. واکنگ. جی جی I ایک اور want to make sure. جی جی ثقافتی کلچر کی ہم بات کریں, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, پہلے ان کی طرف چل رہے ہیں. السلام علیکم. آپ مجھے روکے. جی السلام علیکم, پلیز ٹی وی کی آواز ذرا والیوم کم کر دیجیے گا. جی محمد علی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ ثقافتی کلچر, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, کیونکہ پاکستان میں تو ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے نا, وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, پیرنٹس کو بڑا ادب کے ساتھ رکھا جاتا ہے. لیکن جب ہم دوسرے کنٹریز کی پردیس کی بات کرتے ہیں جہاں کی لائف تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, اور جب پیرنٹس پاکستان سے آتے ہیں اور وہ یہاں پر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, کمیونیکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی میں الحمدللہ بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ جی کیا میں کہنا بھی چاہیں گی؟ اچانک سے کھولا ٹی وی اور پروگرام آ رہا تھا. میں تو اس بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں. میرا ایک ہی بیٹا ہے جی اور اس کی الحمدللہ 23 ایئرس میں شادی ہو گئی. جی لو میرج ہی تھی. اس وقت تو مجھے بڑا لگا اتنا چھوٹا ہے شادی, لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں, لو میرج ہے, اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہیے, تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے. صحیح. تو میرا بیٹا تو بہت تب سے رسپیکٹ کرتا ہے کہ تم نے میرا ساتھ دیا, اور ایک ہی بیٹا ہے تو الگ بھی نہیں جانا چاہتا وہ کہیں, اور ہالیڈے پہ جائے گا تو ہم ماں باپ کو ساتھ لے کے جائے گا. اور پھر بچیاں جو ہیں, ایک 3.5 سال کی ہے, 1.5 سال کی ہے, وہ دیکھ رہی ہیں گھر کا ماحول, اور وہ دادا دادی پیار محبت, وہ بھی بالکل اسی طرح سے چل رہی ہیں اپنے ابو کو دیکھ کے. اتنی منی ہے, کوئی یقین بھی نہیں کرے گا, ماشاءاللہ لیکن اسی بہت طرح. خوش قسمت ہیں آپ کہ آج کے دور میں آپ کے ساتھ آپ کے ماشاءاللہ بیٹے نے وہی ثابت قدمی دکھائی ہے, اور یہ ہے کہ جہاں ادب ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, کامیابی بھی وہیں ہوتی ہے. جی محمد علی صاحب. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور یہ انہوں نے جو کالر نے بات کی ابھی, ان کے بھی یہ بھی ماشاءاللہ خوش قسمتی والی بات ہے. دیکھیں جو ہمارے یہاں پر نا ایک چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے, وہ بات بیکاز یو کے میں ظاہر ہے وہاں پر کئی دفعہ کام کر رہا ہوتا ہوں لوگوں کے ساتھ,
जी जी यूके का जो माहौल है वो है, इट्स मोर ऑफ बैटल ऑफ सर्वाइवल माहौल, ठीक है। तो उसमें जब लोग अपने पेरेंट्स को वहाँ बुलाते हैं, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट ओवर हियर, वो बुलाते हैं फ्री की नैनी सर्विस के लिए, ठीक है। सही और उनको एक दरबे के घर में मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको एक घर में रख दिया जाता है कि यार बच्चों का देखभाल करेंगे, ये सारा कुछ करेंगे। उनको आदत होती है, पाकिस्तान से आए होते हैं खुले डुले माहौल में, दोस्त यार, मेल मिलाप, ठीक। यार अगर आपने उनसे उनके साथ वो उनको वहाँ रखना है अपने पास, तो प्लीज उनके नेटवर्क्स भी बनाएं, बिल्कुल उनको लोगों से मिलवाएं, ठीक है। लोगों को उनसे मिलवाएं एंड बी प्राउड दैट आई एम एक्चुअली हैविंग माय पेरेंट्स विद मी, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर आपका बच्चा जो है, आप वहाँ पर आस पास बुजुर्ग लोग हैं, आप आस पास जाएं, लोगों से मिलें, अपने कोई ना कोई जान पहचान वाला दोस्त होगा, उसके आपके बेटे का दोस्त होगा, आपका दोस्त होगा। आप पार्क में वॉक करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप ताल्लुक बना सकते हैं, क्योंकि यूके में तो ये ताल्लुक बनाना बहुत आसान है। पाकिस्तान में इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाए जा सकते कि पार्क में वॉक करते करते किसी को सलाम भी करें तो वो अगला समझता है कि ये पता नहीं मुझे क्या करने जा रहे हैं, सही ठीक है। तो यूके में तो ये इशू ही नहीं है। वहाँ पर तो अगर आप पार्क में किसी को सलाम कर रहे हैं तो दे अंडरस्टैंड कि यार ये वाकई सलाम किया जा रहा है मुझे, राइट। जी सो इसलिए उसमें मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप अगर पेरेंट्स को अपने साथ रख रहे हैं तो प्लान करके बुलाएं। बिकॉज होगा क्या, मेरी एक कज़न का मैं वाकया सुनाता हूँ, और ये आई थिंक ये वाकया जो है ना, ये इसको समराइज कर देगा। वो जब छोटी थी तो मेरे वालिद साहब ने उससे कहा कि बेटा हम तुम्हें पाकिस्तान ना शिफ्ट करा लें, कनाडा रहती थी वो। तो कहने लगी खालू जान एक आपको बात बताऊं, हम बीज हैं कहीं और का, अगर आपने हमें बीज को उठा के बाहर किसी और जगह पर बोया ना, हम मुरझा जाएंगे। अब उस वक्त वो सिर्फ 7 साल की बच्ची थी, एंड दैट इज हाउ शी गेव एन आंसर। आज वो माशाल्लाह खुद अब नानी बनने लगी है, ठीक है। तो वो इस बात को खुद समझती है, और वो खुद ये कहती है कि अली भाई कह रही अली भाई आपको याद है मैंने वो बात की थी, टुडे आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो हमने जब पेरेंट्स को भी वो जो बीज कहीं और का पौधा लगा हुआ है, अगर उसको हम वहाँ बुला पौधे को उधर क्या कहते हैं री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए भी उसी तरह का कंड्यूसिव माहौल लाना है। बेशक दादा दादी हो, नाना नानी हो, वो खुशी से जो है ना वो आपके बच्चों का ख्याल इसलिए रखना चाहेंगे क्योंकि उनका दिल करता है, क्योंकि ये उनका खून है, ठीक है। जी उनको फैसिलिटेट करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपके बच्चों का ख्याल करें, उनको फैसिलिटेट करें क्योंकि उनको भी दे नीड ईयर्स, उनको भी सुनाने के लिए कोई बंदा चाहिए। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, चाहे हफ्ते में या दिन में आधा घंटा। मुझे एक दोस्त उधर वो रहते हैं कैम्ब्रिज में, तो उनसे मेरी एक दिन बात होने लगी। उसका माशाल्लाह अच्छा बड़ा घर है उसका वहाँ पर कैम्ब्रिज में। तो कहता है यार आई एज अ फैमिली, उसके पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं, तो कहता है एज अ फैमिली वी हैव डिसाइडेड, घर अलग अलग है, एक मतलब बिल्कुल कॉमन वॉल है, 2 घरों में अलग अलग रह रहे हैं। कहते हैं एवरी डे व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि हम लोग रोज रात को खाना पेरेंट्स की तरफ खाते हैं, और हम कुछ करें या ना करें, वो चाहे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो घंटा लगेगा ना, वो फिर नो मोबाइल्स नो गैजेट्स, जैसे मियाँ कह रही थी कि सोशल मीडिया को रोका जाए, नो गैजेट्स, एंड दैट इज अ टाइम ओनली फॉर अस एज अ फैमिली टू बॉन्ड, ठीक है। अब ये एक देखिए एक ये प्रोएक्टिव वे है कि वो पेरेंट्स चाहे वो अकेले भी रह रहे हैं बट दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व, उनको भी सारे दिन का इंतजार होता है उनकी। वो कहता है वालदा जो है ना, वो खाना वालदा खुद बनाती हैं अक्सर, जो कहती है मेरे बच्चों ने आना होता है तो मैं खुद खाना बनाना चाहती हूँ। नाश्ता वो हमारी तरफ करते हैं और रात का खाना हम उनकी तरफ खाते हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत तरीके से, बेयर मिनिमम ही सही, बट दे हैव सही। लेकिन एक आज ये तो हमने बात कर ली कि पेरेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, लेकिन बच्चे आजकल बड़ा अपनी जॉब लाइफ से वो देना चाहते हैं टाइम अपने पेरेंट्स को और उनके साथ बैठना चाहते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि डिनर टाइम हम इकट्ठा रख सकते हैं कि पेरेंट्स के साथ हो और अच्छी उसमें हमारे बच्चे भी देखें कि किस तरह से पेरेंट्स जो है पेरेंट्स को हम टाइम देते हैं। उनके लिए आप क्या कि किस तरह कोई ऐसी रेमेडी उनको भी दे दें कि वो अच्छे से मैनेज कर सकें, अपने पेरेंट्स से बात कर सकें, बातचीत चाहे 5 मिनट की हो 10 मिनट की हो, एटलीस्ट वो अपने पेरेंट्स से बात करें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो हमारे बिजी बच्चे हैं, बिजी लोग हैं, सॉरी, जो जॉब होल्डर्स हैं या किसी भी अच्छी फील्ड में वो हैं? मैं ना इसके बारे में आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी शुरू से एक रूटीन रही है कि जी मैं जब टाइम हो या ना हो,
मैं सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने हमेशा, बड़ों बच्चों से लेके अब छोटे तक, मैं हमेशा खुद छोड़ने जाता रहा हूँ, और अभी भी जाता हूँ, ठीक है, मेरा छोटा है, तो जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, बड़े मैं उनको स्कूल, तो ये हमारा क्वालिटी टाइम होता है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको 90% खुद पिक करके घर लेकर आऊँ, ठीक है, जब तक मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो इसी तरह अगर आप अपने पेरेंट्स को, मैं अभी इस्लाम मैंने जाना था, मेरा लेक्चर था दूसरे सिटी में, तो मैंने वाइफ और बच्चों के पेपर हो रहे थे, तो वाइफ ने कहा मैं नहीं जा सकती। मैंने अपनी अम्मी को साथ बिठाया, हमने 2-4 घंटे की ड्राइव की एक तरफ, 4 घंटे वापस आए, वहाँ 2 दिन रहे, ठीक है। वो अम्मी, जिस दिन मैंने ग्रोसरी वगैरह या कुछ करनी होती है, तो अम्मी को कहा चले अम्मी साथ चले, ग्रोसरी करके ले आते हैं। कभी कभी दिन में कुछ नहीं होता ना मेरे पास, रात को मैं गाड़ी खड़ी करने से पहले उनसे पूछता हूँ अम्मी आज एक राउंड ना लगा लें। अब बात यह है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं विच एक्चुअली फॉर देम आर बिग थिंग। इस तरह वो बच्चे के लिए माँ बाप के 10 मिनट बहुत मायने रखते हैं, इस तरह माँ बाप के लिए भी जब वो बूढ़े हो चुके हैं आपके, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द टाइम दैट विल मैटर, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टाइम, इट इज अबाउट द केयर, कि आप उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ 90% ऑफ द टाइम्स योर पेरेंट्स विल से नहीं बेटा अपनी बेगम के साथ चले जाओ यार, नहीं बेटा बच्चों को ले जाओ बाहर, बेटा आज रहने तो तुम थके हुए हो। ये होती है माँ, ये होता है बाप, ठीक है। सो आप अगर उनके साथ ये छोटे छोटे स्टेप्स करें कि यार हमने दिन में 10 मिनट अम्मा का हाथ पकड़ के बैठ जाना है, मैंने अम्मा आप कैसी हैं, ठीक है जी कुछ नहीं कर सकते, मैं सुबह नीचे उतरता हूँ, शाम में जाते हुए मैं अपनी माँ को यहाँ पर चूम के जाता हूँ, माँ मेरी चूमती है मुझे, राइट यार। अब ये छोटी छोटी चीजें, यू डोंट नीड टू डू समथिंग बिग, कि महीने में एक दफा पूरा दिन माँ के साथ निकाला, उसके बाद 29 दिन बात ही नहीं की, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट वो 29 दिन लगातार उनका हाल पूछना एक्चुअली उनका खून बढ़ा देगा। सो आप बिजी हैं, मैं जानता हूँ आप बिजी हैं, आप जितने मर्जी जितनी मर्जी बिजी हो, 5 मिनट टाइम होता नहीं है, टाइम निकाला जाता है फॉर द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, ठीक बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट की तो जाती है और यही हमारा सबसे कि हम अपना कीमती वक्त किसी को देते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं फिर से आ गई हूँ। जी जी मैं 23 इयर्स के बच्चे की शादी की भी बात की थी, मैं वो हूँ। जी जी मैं ये कह रही हूँ कि शायद भाई साहब ये समझे कि वो हमें लेके आया है, लेकिन नहीं, वो तो 3.5 साल का था जब हम इस कंट्री में आए थे। मेरे हस्बैंड जॉब पे आए थे, हम लोग सऊदीया से आए थे, जॉब पे आए थे। वो हमें नहीं लेके आया कि हमें दादी समझ के बच्चे पालने के लिए लेके आया वो। जी नहीं नहीं, हम एक जनरल मेरे बात, हस्बैंड का शुरू से यही कहना था कि बहुत प्यार दो और उसकी सुनो, अपनी मर्जी मत चलाओ, एक ही बच्चा है हमारा और उसको बहुत प्यार दो कि सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। और मिलने जुलने वालों ने कहा कि इतने छोटे बच्चे को इतनी ज्यादा तुम अहमियत क्यों देते हो, ऐसे ना करो ऐसे ना करो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मेरी सुनो, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा एक लौता बच्चा है। बहुत खूबसूरत, बहुत आपका ज़बरदस्त मैसेज है, क्योंकि जितना आप प्यार देते हैं सम टाइम होता है कि बच्चा उसको यूज़ करने लग जाता है कि भाई मेरे तो पेरेंट्स मेरे साथ ही हैं, मुझे प्यार ही करेंगे, इस तरफ चले जाते हैं। लेकिन यह है कि जब आप थोड़ी बाउंड्री सेट करते हैं, आपको पता है आपका बच्चा भी उस प्यार को जो है वो लेकर जो है वो ज़िंदगी गुजारता है और प्यार बांटता है। मियाँ दिया की डिश रेडी है, बड़े ज़बरदस्त किस्म की फ्लिपिंग हो रही है मियाँ, कैसे? जी, मैं कैसे तो बताइए। क्योंकि मैं हूँ एक्सपर्ट और ये कर चुकी हूँ कुछ दफ़ा, तो मैं इसे फ्लिप कर लेती हूँ एक हाथ से। लेकिन जब आप तेल का काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी एहतियात कीजिए, स्पेशली अगर बच्चे आ जा रहे हैं तो इसे स्पैचुला से ही फोल्ड कीजिए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉन स्टिक पैन लें, क्योंकि वो आधा काम आसान हो जाएगा। जब आप उसमें बैटर डालेंगे उसे फ़ौरन नहीं हिलाएं, उसे पड़ा रहने दें। थोड़े से ऑयल में, हमने शैलो ऑयल में फ्राई कर रहे हैं इसे, तो थोड़ी देर 1 मिनट एक साइड को दें बगैर हिलाए। तो जब आप देखेंगे कि वो अपने पेंदे से अलग हो गई है तो आप इसे आराम से यूँ फ्लिप भी कर सकते हैं। लेकिन अपने रिस्क पे कीजिए, देख लीजिए कि कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ऑयल के छींटे भी पड़ सकते हैं। और जो डिस्कशन हो रही है उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा एशियन कल्चर है उसमें ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि जी जो बच्चे हैं वो तो हमारी प्रॉपर्टी हैं, पेरेंट्स उनको ऐसे डील करते हैं कि जो मेरी मर्ज़ी है मैं वो करूँगा। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने हमें एक गिफ्ट दिया है,
हम इनके अमीन हैं, हमारे पास ये एक अमानत है, इनको बेहतरीन, नर्चर करें, बेहतरीन। इनको अच्छे कौम के लीडर बनाएं कि ये खुद से बहुत। फैसले कर सकें, बजाय कि ये कल को क्रिपल इंसान हो के ये सोच ही ना सकें कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मियाँ आपकी इस खूबसूरत मैसेज का, ज़बरदस्त मैसेज का। और आज का प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मोहम्मद अली साहब भी आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे वालिदैन को और हमारी यूथ को, न्यू जनरेशन को, या हमारे जो बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुख्तसरन। मेरा मुख्तसर मैसेज ये है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना अगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट, या बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, इन्वेस्ट योर टाइम वेयर यू एक्चुअली आर गोइंग टू गेट द रियल एग्जैक्टली, जी जी। बस इतना सही मेरा पैगाम। बहुत शुक्रिया आपके आज के इस कीमती वक्त का, आपका बेहतरीन साथ का। और आज की जो डिस्कशन है मेरा ख्याल है हर पेरेंट के दिल को छू गई होगी, क्योंकि आप आज नहीं तो कल इस फेज से गुजरेंगे। वालिदैन हैं, हम हमारे बच्चे हैं, हमारा जो गैप है हमने उसको वक्त के साथ ख़त्म करना है, कम करना है। अपनी कोशिशों को बढ़ाएं और सही जगह पर आप जो है वो इन्वेस्ट करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।